अब हम बात करेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया कि कैसे जो हमारी इंडिया है उसमें जो लैंड यूज पैटर्न है वो किस तरीके से होता है। जो लैंड का यूज है वो अलग अलग जो टोपोग्राफिकली एंड क्लाइमेटिक सोइल दोनों ही फिजिकल फैक्टर से डिटरमाइन करता है, चाहे वो ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेसिटी हो, कल्चर हो, ट्रेडिशन हो, कुछ भी हो, ये यानी कि इस पे डिटरमाइन करता है। जो हमारी जो इंडिया है उसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो लैंड यूज डाटा है वो टोटल जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग 93% है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारी इंडिया में जो लैंड यूज पैटर्न है उससे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? जो लैंड है, जो परमानेंट जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया है। जो नेट जोन एरिया है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जो फॉरेस्ट एरिया है वैसे तो उसका 23.3%, लेकिन कितना होना चाहिए? 33% एरिया उसका होना चाहिए। जो असम है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वो लैंड यूज के लिए फुली क्या है? सर्वेड है, फुली मेजरिंग है। यानी कि जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया 33% चाहिए है लेकिन उसका कितना है? उससे कम है। जो फॉरेस्ट एरिया है ये जो है ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में ये आउटलाइन किया गया था कि भाई जो वैसे तो होना चाहिए तो 33%, लेकिन है हमारे पास कितना? ओनली 23 अराउंड तक होना चाहिए। कितना? 33। एंड है हमारे पास कितना? 28 27 अराउंड। ये जो है ये इसेंशियल इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल माना गया है। पीपल की बहुत सारे जो मिलियंस पीपल है जो लाइवलीहुड में रह रहे हैं उनको इन फॉरेस्ट को पे भी डिपेंड रहते हैं बहुत ज्यादा। उनके यानी कि जो ये फॉरेस्ट है इनकी यानी कि कहाँ पे रहते हैं? वो किनार एजिस पे रहते हैं, वो किनारों पर वो रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेस्टलैंड की। वेस्टलैंड क्या होता है? जो वाटर, रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरियाज को इंक्लूड करते हैं और लैंड को दूसरे जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में डाल देते हैं उसको क्या बोला जाता है? वेस्टलैंड बोला जाता है। सेटलमेंट्स हो गया, रोड्स, रेलवे, इंडस्ट्रीज, इसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैंड डिग्रेडेशन की, दैट मीन्स लैंड डिस्ट्रक्शन की। जो लैंड डिस्ट्रक्शन है इसमें जो लैंड है वो लैंड को किन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है? 95% उसको इनकी बेसिक नीड्स के लिए उसको यूज किया जाता है, जैसे फूड, शेल्टर हो गया और क्लोथिंग हो गया। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसने ही लैंड को डिस्ट्रक्ट करने के लिए ही वो ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे जो लैंड है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है जैसे कि डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, दैट मीन्स जो वाइल्ड लाइफ से जो ग्रेजिंग हो रहा है, जहाँ पे जो ग्रास है वो बिल्कुल फिनिश हो गई है। माइनिंग, अर्थ से जो एक्सट्रैक्ट जो और जो है वो निकालते हैं, माइनिंग। क्वेरिंग, द एक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल मटेरियल्स फ्रॉम क्वेरीज। एंड ये सारी चीजें जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज है दैट अफेक्ट्स द लैंड एंड डिग्रेड द लैंड। इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट डाला है किसमें? लैंड डिग्रेडेशन में। कॉजेज देखेंगे हम लैंड डिग्रेडेशन की और एरिया देखेंगे। माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये कहाँ पे होता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग किसके कारण होता है? जो इरिगेशन है उसकी जो सैलिनिटी है, वाटर लॉगिंग दैट मीन्स लैक ऑफ वाटर है, वो बहुत ज्यादा सैलिनिटी हो गई है। दैट मीन्स जो साल्ट जो है वाटर में डिजोल्व बहुत ज्यादा हो गया है और सैलिनेस हो गया है, सॉल्टीनेस हो गया बहुत ज्यादा।
इसकी वजह से जो वाटर है उसमें लैक आ गया है। ये कहाँ पे हुआ है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। ओवरग्रेजिंग, नेक्स्ट बात करते हैं हम ओवरग्रेजिंग की। ओवरग्रेजिंग कहाँ पे होती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिली एरियाज ऑफ नॉर्थर्न एरियाज। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की। किससे कॉज होता है वो? किसकी वजह से? सोइल को इनफर्टाइल रख के उसको क्या करना, दैट मीन्स बैकवर्डनेस देना उसको, उसको रिटार्डेशन देना उसको। ये पूरी इंडिया में होता है, ओवरऑल इंडिया में ये चीज होती है। अगर हम बात करें इंडिया की, पूरे ओवरऑल इंडिया में ये होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैंड कंजर्वेशन की। दैट मीन्स लैंड को कंजर्वेशन कैसे कराया जा सकता है और करा दिया गया है। लैंड कंजर्वेशन रेफर टू various methods of preventing land and ensuring it to be protected forever from development। ये डेवलपमेंट से प्रोटेक्टेड हो, एंड बहुत सारे अलग अलग मेथड्स जो हैं वो लैंड को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड रेफर करते हैं। फर्स्ट मेथड इज अफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। जो ट्रीज है, बहुत सारे ट्रीज लगाना प्रॉपर मेथड में, और जो ग्रेजिंग है, जो घास है, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना। प्लांट्स की शेल्टर बेड्स, जो ट्रीज की जो बैरियर्स होती हैं वो विंड्स से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं और इरोजन को डिक्रीज करते हैं, उनको बोला जाता है शेल्टर बेड्स। उनको शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करना चाहिए। सैंड ड्यून्स को जो बढ़ रही, जो क्या हो रही है, जो थॉर्निबोसिस हैं जो इंक्रीज हो रही हैं, उनसे ग्रो करने के लिए, उनको स्टेबलाइज रखने के लिए उनको ग्रो करना चाहिए, थॉर्निबोसिस को ग्रो करना चाहिए। वेस्टलैंड को प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए। जो डिस्चार्ज और जो डिस्पोजल है वेस्ट का, उसको यानी कि प्रॉपरली उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोइल एज अ रिसोर्स की। जो सोइल है वो किसकी तरह? रिसोर्स की तरह यूज कैसे होती है? सोइल जो है इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। जो प्लांट है उसकी ग्रोथ और उसका सपोर्ट, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ पे, उस पर वो जो है वो सपोर्ट करते हैं किसको? सोइल को। सोइल बनने में कुछ यानी कि ये हमारी डेप्थ होती है, इसके यानी कि कुछ ही सेंटीमीटर डेप्थ में सोइल बने मिलियन साल लग जाती हैं। अलग अलग तरह के नेचुरल फोर्सेस जैसे कि टेम्परेचर में चेंज आ गया, या फिर रनिंग वाटर के एक्शन हो गया, जो ग्लेशियर्स हैं और जो एक्टिविटीज है डिकम्पोजर्स की सोइल की फॉर्मेशन के लिए, ये सारे नेचुरल फोर्सेस हैं, इनको इनकी कंट्रीब्यूट देना चाहिए सोइल की फॉर्मेशन के लिए। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स जो है इसकी ये कंसिस्ट होती है। ओके, अगर हम सोइल की अगर बात करें तो सबसे नीचे आती है हमारी पेरेंट रॉक, उससे ऊपर आती है हमारी सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, फिर उसके ऊपर आती है हमारी सब सोइल वेदर्ड रॉक, ये सैंडी होती है और बहुत ज्यादा क्ले भी होती है, और ऊपर सबसे क्या होती है? टॉप सोइल हमारी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोइल की क्लासिफिकेशन की। जो सोइल है वो कैसे कैसे क्लासिफाई होती है? मेजर क्लासिफाई है, जो आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये है हमारे फॉरेस्ट और माउंटेन्स, ये एलुवियल सोइल है। ये जो आपको ये सबसे ज्यादा दिख रही है रेड कलर में, ये रेड एंड येलो सोइल है। एंड जो आपको ये कलर में दिख रही है, ये ब्लैक सोइल है। एंड दिस इज योर एरिड सोइल, एंड दिस इज योर लेटराइट सोइल। सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सोइल की। जो एलुवियल सोइल है वो बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सोइल है, मतलब ये बहुत ज्यादा फैली हुई है। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा नॉर्थर्न प्लेन है वो किसका बना हुआ है? एलुवियल सोइल का ही बना हुआ है। 3 इम्पोर्टेंट
हिमालयन रिवर सिस्टम से डिपॉजिट है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो सोइल है वो राजस्थान और गुजरात में नैरोअर जो कॉरिडोर्स हैं वहां से ये एक्सटेंड की गई है। ये एलुवियल सोइल जो है वो कोस्टल प्लेन्स के ईस्टर्न पार्ट में भी पाई गई है, जो महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टास है वहां पे ये पाई गई है। जो एलुवियल सोइल है वो अलग अलग तरह के सैंड, सिल्ट और क्ले के प्रोपोर्शन में ये पाई जाती है। जो इनलैंड है, दैट मीन्स जो रिवर वैलीज के टुवार्ड जो लैंड है वो उसके जो सोइल के जो पार्टिकल्स है वो साइज में थोड़े से बिगर दिखते हैं। अगर हम रिवर वैली की यानी कि रीचेस, अपर रीचेस में देखें, ये स्लोप की जो ब्रेक का जो प्लेस है उसके बहुत ज्यादा नियर होती है और जो सोइल है वो क्या होती है, कोर्स होती है। ऐसी सोइल्स ये पिडमोंट प्लेन्स में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। पिडमोंट प्लेन्स एक ऐसा एरिया जहाँ पे जो माउंटेन रेंज है वो बेस होती है, जैसे द्वार, चोस, तेराई। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी एलुवियल सोइल है उसकी एज क्लासिफिकेशन की। ओल्ड एलुवियल, दैट मीन्स भंगार, ये जो है कंकर, कंकर के नोड्यूल्स का मतलब होता है एक स्मॉल राउंडेड लिम्फ होती है मिनरल सब्सटेंसेस की, हायर कंसंट्रेशन में पाई जाती है। न्यू एलुवियल में खड़दर जैसे बहुत ही फाइन पार्टिकल्स पाते हैं और भंगर से बहुत ज्यादा फर्टाइल भी पाई जाती है। ये एलुवियल सोइल जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल भी होती है। मोस्टली जो ये सोइल है ये एडिक्वेट प्रोपोर्शन रखती है किसका, पोटाश। पोटाश mined and manufactured salt that contain potassium in water soluble form. Phosphoric acid, एक तरह का एसिड जो फर्टिलाइजर और सोप्स में यूज होता है। लाइम जो कैल्शियम कंटेन करता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कैल्शियम कंटेन करता है। शुगर केन, पैडी, वाटर एंड दूसरे सीरियल और पल्स क्रॉप्स के लिए ये बहुत ज्यादा आइडियल होती है। इसकी हाई फर्टिलिटी के कारण जो एलुवियल सोइल का रीजन है वो कल्टीवेटेड भी है और डेंसली पॉपुलेटेड भी है। सोइल जो है ड्रायर एरियाज में बहुत ही एल्कलाइन होती है और प्रोडक्टिव के बाद भी प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन ये दे सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे ब्लैक सोइल की, कि ब्लैक सोइल कैसे रोल प्ले करता है। जो ब्लैक सोइल है वो ऑब्वियसली बात है ब्लैक होगी कलर में। इसको रेगुलर सोइल भी बोला जाता है। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है पेरेंट रॉक्स मटेरियल के साथ, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लैक सोइल को फॉर्म करने का। ये एक इस तरह की सोइल की टाइप है जो डेक्कन ट्रैप के यानी कि बहुत ज्यादा जो बेसाल्ट रीजन है वहां पे ये बहुत ज्यादा टिपिकली पाई जाती है और नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में स्प्रेड करती है और लावा फ्लोज के ये बनी होती है। जो महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र, मारवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सभी इसके जो प्लेट्यूज हैं वो इसको कवर करते हैं, यानी कि एक प्लेट्यूज में यहाँ पे ये होती है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा वैलीज के साथ ये एक्सटेंड करती है। जो ब्लैक सॉइल है वो ग्रोइंग कॉटन के यानी कि कॉटन के ग्रोइंग में वो हेल्प करती है और इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बोला जाता है। जो ब्लैक सॉइल है वो क्ले मटेरियल जैसे सब क्ले मटेरियल से बनी होती है। क्ले मटेरियल जैसे कि जो यानी कि क्ले जैसे मटेरियल्स होते हैं उनसे ये बनी होती है और इस मॉइस्चर को ये होल्ड करने के लिए बहुत अच्छे से ये वेल नोन होती है, बहुत अच्छे से जानी जाती है। ये सोइल न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज्यादा रिच होती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम में, पोटाशियम में और लाइम में। ये हाईली जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स हैं ये इस सोइल में पाए जाते हैं। ये सोइल जो है ये हालांकि ये सोइल फोस्फोरिक कंटेंट्स में ये क्या है, ये बहुत ज्यादा लो पाई जाती है। ये जो हॉट वेदर
जब हॉट वेदर आता है, जो गर्म जो सीजन आता है समर्स में, इसमें बहुत ज्यादा क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, सोइल की प्रॉपर फर्टिलिटी में ये इसको हेल्प करते हैं। जो ये सोइल होती है ये बहुत ज्यादा स्टिकी होती है। कब स्टिकी होती है? जब बहुत ज्यादा वेटी मौसम होता है, और जब जो जो लैंड है वहां पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, तब ये जो सोइल है बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है। इसको अगर ये इसको वेट नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा स्टिकी नहीं बनाना है, तो इमीडिएटली इसको सबसे पहले शावर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्री मॉनसून पीरियड में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम रेड एंड येलो सोइल की। जो रेड एंड येलो सोइल है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में ये डेवलप करती है, जो लो रेनफॉल वाले एरिया है ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट के डेक्कन प्लेटू के। ये उड़ीसा वाले पार्ट में फाउंड होती है, और जो मिडल गंगा प्लेन है, साउथर्न प्ले पार्ट का मिडल गंगा प्लेन है, वहां पे पाई जाती है। किसके साथ? पिडमोंट जोन जो है वेस्टर्न घाट्स का, वहां उसके साथ ये पाई जाती है। रेडिश कलर होता है इसका बहुत ज्यादा। क्रिस्टलाइन में आयरन के डिफ्यूजन के साथ और मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ ये येलो दिखती है, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में बहुत ज्यादा ऑक्यूर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेटराइट सॉइल की। जो लेटिन जो लेटर वर्ड है, ये लेटिन वर्ड है एक, इसका मतलब होता है ब्रिक्स। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ये डेवलप करती है, और इसके यानी कि ऑप्शनल वेट और ड्राई सीजन होता है। ये इंटेंस लीचिंग में रिजल्ट करती है, किसके वजह से? हैवी रेन्स की वजह से। और जो ये सॉइल है ये ह्यूमस में बहुत ज्यादा रिच होती है, और वेजिटेशन में इसकी बहुत ज्यादा लैक होती है, इसकी बहुत ज्यादा कमी होती है। ये ह्यूमस में बहुत ज्यादा पुअर पाई जाती है सेमी एरिड इन्वायरमेंट्स में, जहाँ पे जो रेनफॉल है वो एवरेज से भी बहुत ज्यादा कम होती है। जो लेटराइट सॉइल है वो मोस्टली एसिडिक हो जाती है। अगर हम उसमें बिल्कुल डीप जाएंगे तो बहुत ज्यादा एसिडिक होती है। उसका पीएच लेवल कितना होता है? 6.0 से भी ज्यादा होता है। जनरली जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उसमें ये बहुत ज्यादा इसकी लैक होती है। मोस्टली साउथर्न पार्ट्स में ये ऑक्यूर होती है। वेस्टर्न घाट्स जो है, महाराष्ट्र का जो रीजन है उसके वेस्टर्न घाट्स में, उड़ीसा में, कुछ वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में, और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ये ऑक्यूर होती है। ये इरोजन को, यानी कि इसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है इरोजन की, और ये बहुत लैंडस्केप के पोजीशन के कारण ये बहुत ज्यादा डिग्रेड भी कर जाती है। सोइल कंजर्वेशन टेक्निक्स को ये अडॉप्ट करके कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में ये यहाँ इसमें क्या ग्रो करने लग गई हैं? टी और कॉफी यहाँ पे यूजफुली ग्रोन करने लग गई हैं। जो रेड लेटराइट सॉइल है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में, ये कैशू नट को क्रॉप है एक, इसके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एरिड सॉइल की। जो सॉलिड रेन्स है, रेड से ब्राउन कलर, जो कलर में रेड और ब्राउन होते हैं, उससे ये इसका बहुत ज्यादा सॉलिड रेंज है। जनरली ये बहुत सैंडी है टेक्सचर में, और नेचर में क्या है? सलाइन है। कुछ एरियाज में जो साल्ट कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है, और कॉमन साल्ट जो है वो वाटर को ऑपरेट करने के लिए ऑब्टेन्ड होती है। जो इसकी जो सोइल है उसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस की लैक होती है, मॉइस्चर की। क्यों? क्योंकि जो ड्राई क्लाइमेट है और हाई टेम्परेचर है वो इवापोरेशन को क्या बना देता है? फास्ट बना देता है। जो लोअर होरिजन है सोइल का, वो कंकर के द्वारा ऑक्यूपाइड होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। जो हमारा यानी कि इंक्रीजिंग कंटेंट है वो यानी कि डाउन चला जाता है, इसीलिए इसका जो होरिजन है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? लो हो जाता है। प्रॉपर इरिगेशन के बाद जो ये सोइल है ये कल्टीवेट बन गई है, और
वेस्टर्न राजस्थान के केस में भी ये कल्टीवेशन कर सकती है। जो ये सोइल है ये राजस्थान, हरियाणा, नॉर्थ गुजरात के वेस्टर्न पार्ट में ये फाउंड हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉरेस्ट सोइल की। ये हिली और माउंटेनियस एरिया में फाउंड होती है, जहाँ पे क्या हो, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट हो, अवेलेबल हो, वहीं पे ही ये पाई जाती है। जो टेक्सचर है लोकेशन पे, जो टेक्सचर है वो लोकेशन के बेसिस पे बेस करता है। अगर उसका इनकी लोकेशन अच्छा होगा तो फॉरेस्ट सोइल भी बहुत अच्छी होगी। जो लूमी और सिल्टी सोइल है वो वैली साइड्स में पाई जाती है, और जो ग्रीन सोइल है वो अपर स्लोप्स में पाई जाती है। सिल्ट्स वैली के लोअर पार्ट में पाई जाती है। पर्टिकुलरली ऐसी जो रिवर ट्रेसेस होते हैं और जो एलिवेंट फाइल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। जो स्नो कवर्ड एरियाज है हिमालयाज के, इन्होंने सोइल को एक्सपीरियंस यानी कि डेनुडेशन किया है। दैट मीन्स जो सोइल इरोजन है वो स्नो और रनिंग वाटर से के कारण इरोजन हो गया है। ये एसिडिक हो गई है, किसके साथ, लो ह्यूमस कंटेंट के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोइल इरोजन एंड सोइल कंजर्वेशन की। सोइल को कवर यानी कि सोइल को जब हम कवर करते हैं, उसको यानी कि डेनुडेशन करते हैं और वॉश करते हैं, उसको बोला जाता है सोइल इरोजन। कुछ सोइल इरोजन के कॉजेज भी होते हैं। फर्स्ट वन ह्यूमन फैक्टर, सेकंड वन इज नेचुरल फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर जैसे डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्सेट्रा। नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फोर्सेस जैसे विंड, ग्लेशियर, वाटर, ये सभी क्या होते हैं, ये सोइल इरोजन को लेड करते हैं। गुलीज, अब गुलीज की बात करते हैं। जो रनिंग वाटर होता है जो क्लेई सॉइल को कट करता है और गुलीज की तरह डीप कैनल्स बना लेता है। जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए अनफिट बन गई है और इसको बैडलैंड भी जाना जाता है। जो चंबाल बेसिन है लैंड की तरह, उसको रेवाइंस भी बोला जाता है। अलग अलग तरह की सोइल इरोजन होती हैं। विंड इरोजन, शीट इरोजन, गुली इरोजन। विंड इरोजन, जो विंड है वो सोइल को लूजली ब्लो करती है ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड, इसको बोला जाता है विंड इरोजन। जो विंड है वो ब्लो करेगी कहाँ पे, लूज सोइल। जो शीट इरोजन है वो, जो वाटर है वो लार्ज जो टॉप सोइल है वहां पे वॉश कर दिया जाएगा और नीचे नीचे फ्लो करता जाएगा, वो उसको शीट इरोजन बोला जाता है। गुली इरोजन बोला जाता है जो वाटर क्ले सोइल के रनिंग कर रहा है और बहुत डीप कैनल्स बना रहा है गुलीज की तरह। ये जो है ये लैंड के लिए, कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, अनफिट होती है। नेक्स्ट ये गुली इरोजन की पिक्चर है। कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस, कॉन्टोर प्लफिंग। प्लफिंग जो है वो कॉन्टोर लाइंस को डिक्लेरेट करके पानी का फ्लो डाउन कर देती है स्लोप से। स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, जो बहुत सारी जो लार्ज फील्ड्स होती हैं वो स्ट्रिप्स में डिवाइडेड हो जाती हैं। जो ग्रासेस के स्ट्रिप्स हैं वो क्रॉप्स के बीच में ग्रो यानी कि लेफ्ट कर देती हैं और ये विंड की फोर्सेस को ब्रेकअप कर देती हैं। शेल्टर बेड्स, जो ट्रीज की जो प्लांटिंग लाइंस हैं वो सिमिलर वे में ही वर्क करती हैं। ये सैंड ड्यून्स की स्टेबलाइज करने के लिए ये हेल्प करती है और जो वेस्टर्न इंडिया में जो डेजर्ट्स हैं उसको स्टेबल करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेरेस फार्मिंग की। जो स्लोप्स पे जो स्टेप्स जो कट डाउन करते हैं वो टेरेसेस बनाते हैं। टेरेस कल्टीवेशंस इरोजन को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करती है। जो वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज हैं वो टेरेस फार्मिंग के लिए बहुत अच्छे जाने जाते हैं। स्टेट्स ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट, एक कहानी है, एक स्टोरी है सुखो माजरी विलेज की और जाबुआ डिस्ट्रिक्ट की। इसने जो लैंड है उसको, इनकी लैंड डिग्रेडेशन है उसको पॉसिबल बनाया। जो ट्री डेंसिटी थी सुखो माजरी में वो
13 पर हेक्टेयर थी 1976 में, और वो 1992 में कितनी हो गई 1272 पर हेक्टेयर। इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज किया था। जो इन्वायरमेंट है उसको रीजनरेट किया था। इससे क्या हुआ, जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी हो गई, और जो रिसोर्सेज है उसमें रिसोर्स अवेलेबिलिटी है वो बहुत अच्छी मात्रा में आई। एग्रीकल्चर इम्प्रूव्ड हो गई, एनिमल की केयर हुई, कंसिक्वेंटली इनकम भी उनकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। हाउस होल्ड इनकम जो थी स्कुमोगिरी की वो 10,000 से 15,000 थी 1979 में, 1984 में, उस टाइम पे। जो पीपल मैनेजमेंट है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल करता है। जो पीपल जो है जो डिसीजन बनाते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से 2.9 मिलियन हेक्टेयर्स या फिर और अबाउट 1% ऑफ इंडिया लैंड एरिया, ये जो है ये स्टेट्स के थ्रू वाटरशेड को मैनेज करती है। So hence your chapter is finished. होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया प्लीज इसको सब्सक्राइब करना एंड इसको लाइक भी करना। अगर आपको कोई स्टिल भी कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। आई विल सॉल्व योर डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।